हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। यहीं से शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे बेसिक है, फाउंडेशन है फंडामेंटल राइट्स की। क्या कहता है नाम से, ये राइट टू इक्वालिटी। सबको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि भैया आप दिल्ली में पैदा हुए हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आप पंजाब में पैदा हुए हो तो आपको प्रेफरेंस कम मिलेगी, आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपका कलर ये है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, या आप पर्टिकुलर पढ़ाई किए हुए हो। अब वो बात अलग है कि पर्टिकुलर जॉब में तो हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर एजुकेशन के बेस पे जा रही है। आई मीन बेसिकली समझिए कि इलॉजिकल बेस पर अगर किसी को प्रेफरेंस मिल रही है, या आप पैसे वाले हो, आपके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बड़ा मकान है, तो आपको जो है वो बेल जल्दी मिल जाएगी, या कोर्ट में पेश नहीं होना, या आपके लिए अलग से कोर्ट होगी। ऐसे थोड़ी होता है। आज़ाद हिंदुस्तान है, सब इक्वल हैं, सबको एक ही वोट करना अलाउड है, सबके लिए सेम कोर्ट होगा। सबकी गाड़ी रेड लाइट जंप मारेगी तो सेम फाइन लगेगा। शादी करनी है, शादी की रजिस्ट्रेशन करानी है, डिवोर्स लेना है, जेल होएगी चोरी की तो सेम ही है, चोरी चोरी है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब यही है कि सबको सेम ट्रीटमेंट मिलनी है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सबको लॉ सेम वे में अवेलेबल रहेगा। ये नहीं है कि अमीरों के लिए कानून होगा, गरीबों के लिए नहीं होगा। आप बोलोगे सर हमने पिक्चरों में तो यही सुना, नहीं, ऐसा सही नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो वास्तविकता ये पाओगे कि वहां पर एक डीएलएसए होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी सरकारी वकील मिलता है, वो भी अपना केस लड़ सकता है। और क्रिमिनल मैटर्स में तो स्टेट लड़ती है बंदे के बिहाफ पर। तो ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कि अमीर जो है वो ज्यादा, अगर ऐसा हो तो फिर अमीर तो कोई जेल में ही ना जाए। अब देखो कितने बड़े बड़े लोग जेल में बैठ जाते हैं जाके, अगर गलत काम करते हैं तो इंडिया में इस चीज के लिए मैं बहुत, हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखो भाई, थोड़ा बहुत तो हर चीज में है, लेकिन फिर भी राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इंडिया में फॉलो हो रहा है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। So, right to equality is one of the most important fundamental rights guaranteed by Constitution of India. Constitution of India ने गारंटी की है, भारतीय संविधान ने, कि सबको समानता का अधिकार होगा। Every individual is treated equally before the law. कानून की नजरों में सब समान हैं। आप बोलो जी मैं तो धन्ना सेठ हूं, तो मेरे को नोटिस हाथ में दे के जाओ, या मेरे को फोन करो, या मेरे को सवेरे बुलाने आओ, या मेरे को बुलाने पर भी मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा, पुलिस स्टेशन में नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं होता है। सो इट ensures that every individual is treated equally before the law and is given equal protection of laws. अब यहां पर थोड़ा सा एक स्टूडेंट का काम चालू हो जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मैं इसको अलग हाईलाइट कर देता हूं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका क्या मतलब है। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस है। यही हमारी पढ़ाई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो ये दो कंसेप्ट हैं, टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 जो है मेन है, जो ये कहता है कि ये दोनों चीजें जो है उसको मिलेंगी, और ये एस्टैब्लिश करता है जस्टिस। जस्टिस चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। एक तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और जो दूसरा वाला है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। एक तो ये भी फर्क है। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोथ ब्रिटिश लॉ एंड अमेरिकन लॉ दोनों से इंस्पायर्ड है। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है ये ब्रिटिश कंसेप्ट है। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली ब्रिटिशर्स में ना वो लोग कुछ खास लोगों को खास ट्रीटमेंट देते थे। जैसे पहले जमाने में होता था ना सर, तो उपाधियां दे देते थे और उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते थे। तो अब वो चीज शायद उन्होंने भी छोड़ दी है, और हमने तो क्लियर ही कर दिया कि भाई एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को कोई इस तरह से प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि जी मैं जमींदार हूं या मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, वो कुछ नहीं चलेगा। सब समान है। इवन बड़े बड़े एमपी एमएलएज के लिए भी कानून समान है। प्रधानमंत्री और जो प्रेसिडेंट टाइप लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं थोड़ी बहुत।
अदरवाइज तो सबके लिए कानून बिल्कुल सेम है. इट इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल. सो नो मैन इज अबव लॉ. ये है, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है. रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल. ये नहीं है कि जी मैं सरकारी आदमी हूं तो ये कुछ नहीं है. अब सरकारी पोस्ट पे है, चाहे प्राइवेट पोस्ट पे है, चाहे अनएम्प्लॉयड है, व्हाटएवर, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है. और एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड. सबके ऊपर देश का, भारत का कानून इक्वली अप्लाई होगा, ये कहना चाह रहा है. अब एवी डाइसिस रूल ऑफ लॉ, ये भी थोड़ा सा याद रखने वाला है. कुछ चीजें जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं उनको इस तरह की चीजें लिखनी चाहिए. अब एक तो जनरल डिस्कशन चल रहा है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, वहां पर थोड़ा सा बीच में एक नाम आ गया, एवी डाइसिस रूल ऑफ लॉ. इसका क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रन बाय लॉ, नॉट बाय द विम्स ऑफ रूलर. पहली बात तो देखो, आज की तारीख में ना ये सब पुराने कंसेप्ट हो गए. रूलर तो कोई होता ही नहीं अभी तो रिपब्लिकन है ना हमारा गवर्नमेंट, रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक. तो यहाँ तो चुने हुए नेता होते हैं और वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे होते तो कई बार बीच में भी हट जाते हैं और 5 साल बाद तो हट ही जाते हैं. तो गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो रन बाय लॉ, कानून से चलेगा. ऐसे अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा. अब हम दूसरे कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, विच इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये अमेरिकन कंसेप्ट है. इसको थोड़ा पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं. उसमें नेगेटिव है. पहला वाला नेगेटिव कंसेप्ट. नेगेटिव का मतलब कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. वो ये कहना चाह रहा है, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि इक्वल्स को सेम वे में ट्रीट किया जाएगा. थोड़ा सा अलग है. थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर अलर्ट नहीं हो तो अलर्ट हो जाओ, नहीं तो ये गाड़ी ऊपर से गुजर सकती है आपके. थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक लाइन का, बस पकड़ लो. जो पहला मैंने बताया, विच वॉज, क्या था पहला हमारा हिस्सा था जिसको हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ. कि कोई भी आदमी स्पेशल नहीं है, सब कानून के सामने इक्वल है. अब हम जब बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की जगह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो लोग सेम हैं उनको प्रोटेक्शन जो है सेम मिलेगी. यानी थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन अलाउ किया, बट क्लासिफिकेशन लॉजिकल होना चाहिए. अब जैसे मान लेते हैं कि हम ये बोलते हैं कि भाई जॉब में किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो भी लोग हैं सब कंपीट करो और सरकारी नौकरी जो ज्यादा अनुभवी होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, काबिल होगा, उसको मिलेगी. बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर कोई रिजर्वेशन कर दिया जाए फॉर फिजिकली हैंडीकैप, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गई. और उसको अगर कोई प्रेफरेंस दी जाए तो लॉ ये बोलता है कि नहीं, इसमें कोई इक्वालिटी खराब नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज ए लॉजिकल क्लासिफिकेशन कि एक आदमी फिजिकली डिसेबल्ड है, या सपोज वो बीपीएल है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, या आजकल रिजर्वेशन लेडीज के लिए भी होने लगा है. इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी के भी रिजर्वेशंस होते हैं. तो यानी कि कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेनिफिट. अब कई जगह जो होता है सीनियर सिटीजन के लिए रूल डिफरेंट होते हैं, कई जगह बच्चों के लिए रूल्स डिफरेंट होते हैं. सो आई मीन किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को ये मना नहीं कर रहा. तो देखा जाए तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है. ऊपर तो मैंने कहते भाई सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, अगर जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा इंटेलिजेंट क्लासिफिकेशन करके उस पर्टिकुलर क्लास को थोड़ी सी आप स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं. ये बात कर रहा है अमेरिकन कंसेप्ट. ठीक है ना. अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं. बोरोड फ्रॉम सेक्शन 1 ऑफ द 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. इतना नहीं याद रहे तो चलेगा, बट मोटा माटी आपको याद रखना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है और इट इंप्लॉयज द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. यानी कि जो इक्वल्स हैं, अब माना एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, जैसे आजकल स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है फिर वो एक अलग क्लास बन गई, उसमें सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी. और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है वो एक अलग क्लास बन गई, उनमें सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी. लेकिन उन दोनों को, यानी फिजिकली डिसेबल्ड और ऑर्डिनरी लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल सकते हैं. इसमें कोई कानून गड़बड़ा नहीं रहा है, मतलब यहां तक ठीक है, ऐसा बोला गया है. सो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. जो लोग एक से हैं, अब माना ब्लाइंड है तो ऑल ब्लाइंड शुड बी ट्रीटेड अलाइक. इसका ये मतलब है, ना कि जिनकी आंखें हैं और जिनकी आंखें नहीं है उन दोनों को भी सेम ट्रीटमेंट करो. अब ये कुछ ज्यादा हो जाएगा. सो इट मीन्स अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल.
है ना. सो इट रिकग्नाइजेज दैट द पीपल आर इन डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशंस, है ना. तो अब जो लेडीज हैं वो अलग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं वो अलग हैं, बच्चे हैं वो अलग हैं. तो ऐसे इसी तरह से इकोनॉमिक पोजीशंस भी होती हैं कि लोग बहुत ही गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनको ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट दी जा सकती है. तो अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड. इट अलाउज द स्टेट टू क्लासिफाई पर्संस, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस. थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलता है. सो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की, इसके लिए भी केस दे दिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार. ये याद रखना है, क्या कर लो तो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब अनवर अली सरकार केस में इन्होंने क्या किया, एक तो जो डिफरेंशिया है वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि भाई फालतू में तुक्का मार दिया कुछ भी. सो क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडेबल डिफरेंस बिटवीन दोज ग्रुप टुगेदर एंड दोज लेफ्ट आउट. अब जैसे मैंने कहा ब्लाइंड, नॉन ब्लाइंड, फिजिकली डिसेबल्ड, नॉट, या बिलो द पॉवर्टी लाइन, अबव द पॉवर्टी लाइन, लेडीज, जेंट्स, ऑर्डिनरी एज, ओल्ड एज, ऑर्डिनरी एज, चिल्ड्रन, ये सब अलग अलग ग्रुप्स बन गए ना, तो उनमें कानून थोड़ा सा अलग हो सकता है, राइट. सो देयर शुड बी अ रैशनल नेक्सस, यानी कि लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए. आप क्या ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हो, तो द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड. आपने क्लासिफिकेशन तो किया, क्यों किया, आमतौर पर इसीलिए किया कि हम उनको बेटर प्रोटेक्शन दे सकें, कोई रिजर्वेशन के थ्रू उनको हेल्प कर सकें. माना कोई स्कीम निकाली, अब जैसे पता नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो लाडली योजना इस तरह से होता है, कई बार बेटियों को अलग से कोई गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, सीनियर सिटीजन को देती है, बार बार वही एग्जाम्पल है. तो कोई ऑब्जेक्ट होता है गवर्नमेंट का, क्लासिफिकेशन भी किया, तो क्यों किया और क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी अगर आर्बिट्रेरीनेस है तो ये एंटीथेटिकल है, यानी कि अगर समानता मनमानेपन का विरोधी है, यानी अगर मनमानापन है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा. सो इक्वालिटी इज एंटीथेटिकल टू आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमाना, जो मन में आए वो कर रहे हैं अंदाजे से, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट के चक्कर में खुश करने के लिए कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह का, ये अलाउड नहीं है. अगर आप कोई क्लासिफिकेशन क्रिएट कर रहे हो तो लॉजिकल होना चाहिए. दूसरा, आप उसके थ्रू क्या सोशल सर्विस, क्या सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस अचीव करना चाह रहे हो वो आप क्लियर करो तब. नहीं तो फिर आपको पता है, आप कोई भी कानून बनाते हो, अगर जुडिशियल टेस्ट में वो फेल हो गया, या तो पहले तो पार्लियामेंट में ही फेल हो जाएगा, अगर पार्लियामेंट टेस्ट पास भी कर गया, जुडिशियल टेस्ट में भी फेल हो गया तो भी रह जाएगा. आपको पता ही, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉ के अंदर पार्लियामेंट से भी पास होना जरूरी है और जुडिशियल टेस्ट भी होता है मैनी ए टाइम्स. अगर सुप्रीम कोर्ट को वो कानून ठीक नहीं लग रहा तो वो भी उसको होल्ड पे डाल सकते हैं. सो उस हिसाब से ये बहुत जरूरी है. मेनका गांधी केस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है ही कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके अंदर भी ये डिसीजन हुआ था कि भाई जो भी आप कानून बना रहे हो, एनी लॉ और प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, जस्ट का मतलब राइट, ये सही, फेयर एंड रीजनेबल, एंड नॉट आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल. फैंसीफुल का मतलब हो गया काल्पनिक, एंड ऑप्रेसिव, दमनकारी, यानी कि दबाने वाला, दूसरों को तंग करने वाला, ये नहीं चलेगा. लॉ एंड प्रोसीजर कोई भी बना लो, बट ये सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए दोनों पार्टीज या सभी पार्टीज के बीच में, और रीजनेबल. दूसरे का सर मत दर्द करो, ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा परेशान ही हो जाए आपके कानून से. एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल, ऑप्रेसिव. ठीक है. तो ये चीजें हैं. कंपैरेटिव टेबल भी दी है. इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन है. ये नेगेटिव है इन द सेंस कि इसमें प्रिविलेजेस मना करते हैं, भाई किसी को भी प्रिविलेजेस मत दो. पॉजिटिव है, ये बोलता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके उनको अगर कोई बेनिफिट देना है तो बेशक दे दो. ठीक है ना. सो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लाइक शुड बी ट्रीटेड एट लाइक. अब लाइक शुड बी ट्रीटेड, समान के साथ समान व्यवहार, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनमें फिर इक्वालिटी रहे, है ना. ब्लाइंड है तो उनमें जो है इक्वालिटी रहे, चिल्ड्रन है, विमेन है, उनमें इक्वालिटी रहे. ये थोड़ा क्लासिफिकेशन अलाउ करता है. केस लॉस की बात करें तो एयर इंडिया और वर्सेस नरगेश मीर्जा, इसमें 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एयर इंडिया ने एक एयर हॉस्टेस को रिटायर करने के लिए बोला था आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी. तो उन्होंने कहा ये क्या है, इट इज इंसल्टिंग टू द इंडियन वुमनहुड. अब और औरतें काम कर रही हैं, उनमें से अगर एक नेचुरल है, ये तो जैसे भगवान का सिस्टम है, जिस तरह से ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो सिर्फ इस ग्राउंड पर किसी को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते. इसी तरह से मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये तो बहुत ही टिपिकल डिसीजन है.
इसके अंदर ये फैसला हुआ कि पॉइंट ये था कि जैसे कोई आदमी लाइफ कन्विक्ट है, यानी पहले से ही उम्र कैद हो रखी है, लाइफ कन्विक्ट उम्र कैद, अब उसने मर्डर कर दिया, तो पहले जो 303 था वो ये बोलता था आईपीसी का कि ऐसे व्यक्ति को फांसी होएगी होएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, एक आदमी ने मर्डर किया है, दूसरे ने भी मर्डर किया है, तो जो भी ट्रीटमेंट होनी है वो वैसी होनी चाहिए जैसे भी होनी है। अब मान लेते हैं एक आदमी लाइफ कन्विक्ट है, पहले से ही उम्र कैद है उसको, और एक आदमी जिसको उम्र कैद नहीं है, तो दोनों को सेम लेके चलो ना, मर्डर को मर्डर की तरह से लो, वो कौन है, किसने किया, पहले से उम्र कैद है नहीं है, वो नहीं चलेगा, आप दोनों को इक्वल लेके चलो। So section 303 struck down as it prescribed mandatory death sentence for life convict who commit murder. ऐसे मेरी पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूं नहीं कानून का, भाई एक आदमी उम्र कैदी है और ऊपर से मर्डर भी कर रहा है, तो फांसी चढ़ा दो उसको, क्या ही है, क्यों उसके साथ लीनियंसी बरती जाए। लेकिन फिर भी कानून कहता है नहीं, हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, अगर मर्डर किया है उसने तो जैसे दूसरे मर्डर वाले लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे ही करेंगे, चाहे वो उम्र कैदी है या नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। चलो रट लो इस केस को। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में थर्ड जेंडर को भी लीगल आइडेंटिटी माना गया कि भाई तुम्हें भी समानता का अधिकार है, बहुत सारे राइट्स हैं, तो थर्ड जेंडर जो है उसको भी बोला कि तुम भी लीगल आइडेंटिटी हो और तुम्हें भी जो है ये प्रोटेक्शन जो है वो कानून में मिलेगी। बट आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिल्कुल 100% एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, इनको थोड़ी इम्यूनिटी मिली हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब तक वो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं। इसी तरह से फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं जो बाहर के दूसरे देशों के एम्बेसडर्स इंडिया में आते हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस से। बट ऐसा नहीं कि वो यहाँ मर्डर कर दे तो कुछ होगा ही नहीं, उनकी अपनी कंट्री तो उनको पकड़ेगी। तो ये चीज़ है। और अगर कोई कानून बनाया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसको आप आर्टिकल 14 में चैलेंज नहीं कर सकते, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। सो कुल मिलाकर हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्ट्रीन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, अब आर्टिकल 14 खत्म हो गया इक्वालिटी वाला, दूसरा चल रहा है, लेकिन ये इसी बंच का पार्ट है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करना है, कोई भेदभाव आपको नहीं करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इस ग्राउंड पर आपको कुछ नहीं करना है कि हाँ जी तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है तो तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी, या तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है तो प्रेफरेंस यहाँ नहीं मिलेगी, या तुम इस धर्म के हो या इस जाति के हो, या तुम आदमी हो तुम औरत हो, ये सब कुछ नहीं चलेगा, सब इक्वल होंगे, ये हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं विमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आर्टिकल 14 में भी। आर्टिकल 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इसमें भी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अलाउ किया है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पहले होता था, अनटचेबल लोग होते थे, अस्पृश्यता, ये बचपन में पढ़ी होगी आपने, अनटचेबिलिटी अब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो ये एब्सोल्यूट राइट है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई तेरे को हम टच नहीं करेंगे, तू हमारे यहाँ नहीं आएगा, हम तेरे यहाँ नहीं आएंगे, तू इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा, ये सब सिनेमा हॉल में नहीं आएगा, ये कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, पहले जो है अंग्रेजों के ज़माने में टाइटल्स हुआ करते थे, जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिए, राय बहादुर, सर, अब ये सब उपाधियाँ खत्म है। हाँ, मिलिट्री में कुछ मिल सकते हैं, मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, जैसे डॉक्टर लोग लिख लेते हैं अपने आगे पीएचडी करने के बाद, या मिलिट्री में होता है ब्रिगेडियर और मेजर और सो, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस की। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें रिजर्वेशन फॉर ओबीसी को चैलेंज किया था, बट फिर ये सब आपको पता ही है कि इन सब में गवर्नमेंट ने माना, कोर्ट ने माना कि रिजर्वेशन पॉलिसी वैलिड है, 50% का कैप लगा हुआ है इंडिया में, आपको पता ही होगा रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% हो सकता है, तो उतना तो अलाउ किया है। ऐसे ही स्टेट ऑफ केरला, एन थॉमस, इस केस के अंदर भी जो है बात हुई प्रमोशन रूल्स फॉर SC ST एम्प्लॉइज, इसमें भी गवर्नमेंट कोर्ट ने जो है वो अलाउ किया कि ठीक है, आप SC ST एम्प्लॉइज को अगर कुछ प्रमोशन रूल्स में छूट दे रहे हो तो एज ए प्रिविलेज, ये एक अलग से क्लास है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो ये ठीक है, इनको जरूरत भी है तो उनको आप दे सकते हो। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, इट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। एक्सेप्शंस हमने पढ़ी लिया थोड़ा, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इनके बारे में।
सो कंक्लूजन यही है कि राइट टू इक्वलिटी इज फाउंडेशन टू ऑल अदर राइट्स, एंश्योर्स जस्टिस, फेयरनेस एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी। सब लोग समान रहें, ये ना हो कि कोई अपने आप को ज़्यादा भगवान समझे और किसी को तुच्छ समझे, वो नहीं होना चाहिए। सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, आई विल आंसर। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आई विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू।